नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम मोहित है और आज हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी के जो बीएड का कोर्स है उसको टॉपिक वाइज धीरे धीरे कवर करेंगे। आज हम लोग का पहला टॉपिक है लर्निंग, यानी कि सीखना क्या होता है। इसे हम अधिगम भी कहते हैं। तो आइए पहले हम लोग ये सीखते हैं कि जो लर्निंग है ये होता क्या है। तो अधिगम क्या होता है, इसका जो अर्थ है, इस अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। ये मानसिक प्रक्रिया इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स का अलग अलग कार्य होता है। हर हर भाग का अलग अलग कार्य होता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग का पैर काम करता है, देखते हैं तो आंख काम करता है। उसी प्रकार हम लोग का जो अधिगम होता है उसमें जो मुख्य भूमिका निभाती है वो उसमें मानसिक यानी कि मस्तिष्क का सबसे प्रमुख काम होता है। इसलिए इसे एक मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है। जो सो उद्देश्य होता है, सो उद्देश्य यानी कि इसका एक उद्देश्य होता है। जैसे हम लोग कुछ सीखते हैं तो उसके पीछे हम लोग का उद्देश्य होता है। जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कल टीचर बनना है। आप अगर आज क्रिकेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब कल आप क्रिकेटर बनना है आपको। मतलब आप लर्निंग वो चीज है जिसका एक उद्देश्य होता है। तो क्या है, लर्निंग एक मानसिक प्रक्रिया है जो सो उद्देश्य होता है, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि होने के पश्चात हम नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलती है। क्या है, जब हम लोग लर्निंग करते हैं तो हम लोग को अनुभव प्राप्त होता है, और जब अनुभव प्राप्त होता है तो हम लोग का व्यवहार में परिवर्तन होता है। और ये प्रक्रिया क्या है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। इसे ही हम अधिगम कहते हैं। देखिए, अगर हम कोई चीज सीखते हैं, जैसे कि झूठ बोलना पाप है, ये चीज हम लोग को पता है, लेकिन अगर हम लोग फिर भी झूठ बोल रहे हैं तो हम लोग को बस उस चीज का नॉलेज है, हम लोग को बस ज्ञान प्राप्त हुआ, हम लोग को अधिगम नहीं हुआ है। अगर हम लोग का व्यवहार में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को अधिगम नहीं हुआ है, हम लोग को लर्निंग नहीं हुई है। तो दूसरे शब्दों में अधिगम से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जो व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से उनके अंदर परिवर्तन देखने को मिलती है, उसे अधिगम कहते हैं। तो क्या है, जो जो अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे अंदर परिवर्तन देखने को मिलती है, उसे अधिगम कहते हैं। अनुभव है कि जब हम लोग खुद से एक्सपीरियंस करके कुछ चीज को सीखते हैं, या फिर हम लोग प्रयास करके यानी प्रैक्टिस करके उस चीज को सीखते हैं, या फिर ट्रेनिंग करके प्रशिक्षण करके सीखते हैं, तो हम लोग लर्निंग होता है हम लोग के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं, जो लर्निंग होता है इसका एक पर्पसफुल होता है, यानी कि लर्निंग का एक उद्देश्य होता है। और जब हम लोग उसको सीखते हैं तो हम लोग को नॉलेज में वृद्धि होती है, नॉलेज इंक्रीज होता है। जब नॉलेज में वृद्धि होती है तब हम लोग नया गेन नया एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जब हम लोग अनुभव प्राप्त होता है तब हम लोग का व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तब हम लोग उसको लर्निंग कहते हैं। आइए आप देखिए कुछ एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर एक आदमी सांप से डर रहा है, यानी कि उसको मालूम है कि कभी ना कभी उसे सांप काटा है, या फिर उसने कभी ना कभी सुना है कि सांप काटने से लोग मर जाते हैं, इसीलिए वो डर रहा है। सांप कभी ना कभी उससे गलत एक्सपीरियंस हुआ है, तो इससे क्या है, वो खुद से एक्सपीरियंस हुआ है, उसको अनुभव से वो लर्निंग हुई है, जिसकी वजह से वो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है और वो सांप के पास नहीं जा रहा है, डर रहा है। तो क्या हुआ, ये एक्सपीरियंस से लर्निंग हुआ इसका। ये पहली बार जब बच्चा जलती हुई मोमबत्ती के पास जाता है, तो पहली बार जब जाता है तो उस जलती हुई मोमबत्ती को छूता है, तो छूने के बाद उसे गलत बैड एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि दोबारा मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। और जब वो जाना छोड़ देता है तो उससे क्या होता है, वो लर्निंग हो जाती है उसकी, उसको वो सीख जाता है, उसके बाद वो नहीं जाता है दोबारा। यहाँ जैसे बिजली कड़क रही है तो बच्चा कान में हाथ दे रहा है, मतलब उसको पता है कि जो बिजली चमकने वाली है, उस चमकने के बाद बहुत जोर का आवाज करने वाला है, जिसकी वजह से वो पहले ही डर जाता है, इसलिए कान बंद कर देता है। तो क्या होता है, ये सब क्या है, खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसीलिए इन्हें अधिगम जो है लर्निंग हुई है। आइए अब हम लोग देखते हैं, तभी से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन जो आती है उसे ही लर्निंग कहते हैं। लेकिन क्या हर व्यवहार में परिवर्तन को लर्निंग कहेंगे? नहीं कहेंगे। देखिए क्यों नहीं कहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो लर्निंग होता है, ये पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो किन किन कारणों से आता है। पहले तो स्थायी परिवर्तन से आता है, फिक्स जो परिवर्तन जो भी होते हैं हमारे अंदर, जैसे मैच्योरिटी हुआ, परिपक्वता हो, जिससे हमारी मैच्योरिटी, अगर हमें लर्निंग हुई हो या नहीं हुई हो, हमारा जो वृद्धि हो है वो बढ़ेगा। बच्चा लंबाई होगा, बच्चा में वृद्धि होगा। जैसे अगर एक बच्चा है जिसका लर्निंग जीरो है, फिर भी उसका क्या है, वृद्धि होगा ही। तो ये फिक्स नहीं है। तो ये जो परिपक्वता से रिलेटेड जो भी हम लोग में चेंजेस होते हैं उसे हम लोग लर्निंग नहीं कहेंगे। दूसरी बात, अस्थायी परिवर्तन, यानी कि अस्थायी परिवर्तन यानी कि जो 1-2 दिन के लिए, 1-2 घंटे के लिए होता है। जैसे कि आज आप लोग थक गए हैं तो उसमें भी आपका व्यवहार में परिवर्तन होगा।
आपका तबीयत खराब हो गया 2 दिन के लिए, तो आप चिड़चिड़ा रहने लगेंगे, गुस्से में रहेंगे, तो क्या होता है ये सब 1-2 दिन का मतलब व्यवहार में आपका परिवर्तन हो रहा है, तो ये सब चीज़ को लर्निंग नहीं कहेंगे। हालाँकि इनमें भी व्यवहार का परिवर्तन हो रहा है आपका, लेकिन इस सब को लर्निंग हम लोग नहीं कहेंगे। तो लर्निंग क्या है? ना अस्थायी परिवर्तन है, ना अस्थायी परिवर्तन है, तो लर्निंग इन दोनों के बीच का है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए लर्निंग है, मान लीजिए अस्थायी होगा, तो अस्थायी होगा मतलब जो हम लोग सीखें जिंदगी भर सीखते वही चीज़ सीखते रहेंगे, कल चेंजेस नहीं होगा। वैसा में आज हम लोग कोई स्पेलिंग लिखते हैं, गलत लिखते हैं, तो कल हम लोग उस चीज़ को सही जान जाते हैं, तो फिर सही लिखने लगते हैं। इसीलिए जो लर्निंग है वो स्थायी नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है। आज हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़े, कल हम लोग उस चीज़ के बारे में दूसरा पढ़ते हैं, तो हम लोग जो जो सीखे रहते हैं उसको नए तरह से सीख लेते हैं। तो क्या होता है, लर्निंग जो फिक्स नहीं हो सकता, इसीलिए इसे स्थायी में नहीं रखा गया। और अस्थायी यानी कि जो फिक्स नहीं है, क्यों बताया गया है? क्योंकि क्या हम लोग आज पढ़े हैं एक दिन के बाद भूल जाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए ये अस्थायी भी नहीं है, अस्थायी भी नहीं है, यानी कि ना फिक्स है ना फिक्स है, ये दोनों के बीच का है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, लर्निंग क्या स्थायी परिवर्तन है या अस्थायी परिवर्तन है या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है? तो लर्निंग क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो बच्चे में वृद्धि हो रही है, ये परिपक्वताकरण हो रही है, अस्थायी परिवर्तन का चेंजेस। और ये अस्थायी परिवर्तन, इससे एक दो दिन के लिए इंसान का तबियत खराब हो जाता है, तो ये सब क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। और ये जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन मतलब कुछ सीख भी रहे हैं, ये क्या है? ट्रेनिंग से कुछ सीख रहे हैं। तो समझ गए हम लोग अधिगम क्या होता है। अब आइए देखते हैं जो अलग अलग विद्वान हैं, स्कॉलर्स है, उनके द्वारा अधिगम क्या है, वो जो परिभाषा दिए हुए हैं उनको हम लोग समझते हैं। यह परिभाषा आपको आंसर में लिखने में बहुत अच्छा मतलब नंबर मिलता है, तो इसके परिभाषा को लिखना ना भूलिए, कम से कम 2 परिभाषा लिखना बहुत जरूरी है। इसके जो गेट्स हैं उनके अनुसार क्या होता है? अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। जो गेट्स है वो क्या कहते हैं? अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। जो गेट्स है वो बोलते हैं कि जो अनुभव है, हम लोग खुद से एक्सपीरियंस से जो मतलब परिवर्तन आता है व्यवहार में, और परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसे ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो दूसरे जो है क्रो एंड क्रो, उनके अनुसार क्या है? आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। जो क्रो एंड क्रो है वो कहते हैं कि जो आदत है, हम लोग का जो डेली रूटीन है, हम लोग जो ज्ञान है और हम लोग का अभिवृत्ति यानी कि हम लोग का जो देखने का नजरिया है, उन चीज़ों से जब हम लोग के अंदर व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो हम लोग उस चीज़ को सीखते हैं और हम लोग का चेंजेस देखने को मिलता है व्यवहार में, तो उसको अधिगम कहते हैं। जो वुडवर्थ है उनके अनुसार क्या है अधिगम? वुडवर्थ के अनुसार विकास, व्यक्ति का विकास ही अधिगम है, यहाँ ही होगा। तो वुडवर्थ जो है वो क्या कहते हैं? व्यक्ति का विकास ही अधिगम है। मैंने वुडवर्थ कहते हैं कि जितना इंसान में वृद्धि होती रहेगी, वो बड़ा होता रहेगा, उसमें वो अधिगम होता रहेगा। आइए इसके बाद हम लोग इसका जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ मैंने बस पॉइंट वाइज कवर किया है, बस आप एग्जाम में 2-2 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिएगा खुद से। अधिगम की एक सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है मतलब क्या है? अधिगम सतत चलती है, मैंने जन्म से मृत्यु तक चलती है अधिगम। उसके बाद है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे कि हम लोग पढ़े अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। अगर हम लोग व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारे अंदर अधिगम नहीं हुआ है, लर्निंग नहीं हुई है। तो वही चीज़ आप लोग थोड़ा 2 लाइन लिख लीजिएगा समझ के। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है मतलब अधिगम का जो एक उद्देश्य होता है, उसका पर्पस होता है, मैंने अधिगम आप जो कर रहे हैं उसके कल कुछ करना है आपको, तो ये अधिगम कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। अधिगम सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है मतलब अधिगम हम हर जगह लर्निंग, हर जगह सीख सकते हैं हम लोग, चलते चलते भी सीख सकते हैं, चल रहे हैं तो भी सीख सकते हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी हम लोग कभी भी कहीं भी किसी भी जगह यूनिवर्सल मतलब सीख सकते हैं, उसकी कोई फिक्स जगह नहीं है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक कहा गया। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया, जैसे कि बोले थे जो अधिगम होता है उसमें हम लोग का जो मुख्य भूमिका निभाती है वो मानसिक की होती है, इसलिए इसको मानसिक प्रक्रिया कहा गया है। ये गर्भ से गर्भ तक चलने वाली प्रक्रिया, हम लोग जब पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हम लोग मर जाते हैं तब तक ये प्रक्रिया चलती है, इसीलिए इसे सतत प्रक्रिया कहा जाता है। ये 1 और 6 नंबर का पॉइंट सेम सेम है लगभग। उसके बाद आइए 7 नंबर हम आ जाते हैं। अधिगम अनुभव और अभ्यास और परीक्षण पर आधारित है। अधिगम जो है क्या है? अनुभव से, यानी कि हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं खुद से, उससे, अभ्यास से, प्रैक्टिस से और प्रशिक्षण ट्रेनिंग से पर आधारित है। इन 3 चीज़ों में 3 चीज़ों के वजह से ही हम लोग अधिगम कर पाते हैं। अधिगम परिवर्तनशील है, जैसे कि हम लोग अभी बोले थे कि जैसे हम अभी आपको समझाए थे कि अधिगम क्या है? परिवर्तनशील है, अस्थायी नहीं है। क्योंकि आज हम लोग कुछ और पढ़े, कल हम लोग उस चीज़ को, अगर आज हम लोग कोई वर्ड को गलत लिख रहे हैं तो कल हम लोग को जब पता चलेगा कि वो वर्ड गलत है, उसको इस तरह लिखा जाता है, तो हम लोग फिर सही लिखना चालू कर देते हैं।
तो उससे हम लोग क्या हुआ, अधिगम में परिवर्तन हुआ। तो अधिगम एक परिवर्तनशील है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। अधिगम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो गलत चीज भी सीख सकते हैं, अगर आप चाहें तो अच्छा चीज भी सीख सकते हैं, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो अधिगम क्या है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अधिगम एक सामाजिक और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि हम लोग समाज से सीखते हैं, समाज में और गतिविधियों के से हम लोग को जो सीखने को मिलता है वो भी अधिगम है हम लोग का। और व्यक्तिगत मतलब हम लोग खुद से भी सीखते हैं। तो सामाजिक और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम एक संबंध अधिबंध अधिगम का संबंध व्यक्ति के पर्यावरण और परिस्थिति पर है। अधिगम का जो संबंध है वो पर्यावरण और परिस्थिति पर। पर्यावरण मतलब आसपास हुआ किस तरह का पर्यावरण पर्यावरण है, माहौल किस प्रकार का है, और उसका परिस्थिति मतलब उसका कंडीशन कैसा है। अगर कोई गरीब का जो लड़का है उसका अधिगम अलग होगा, और जो अमीर का लड़का है उसका अधिगम अलग होगा। जो गरीब का लड़का होगा उसका अधिगम लो क्वालिटी का होगा, उसका एजुकेशन लो क्वालिटी का होगा, और जो अमीर घर का होगा उसका एजुकेशन हाई क्वालिटी का होगा। तो ये समझ गए हम लोग। अब आइए हम लोग इसके प्रकार में आते हैं। इसके जो टाइप्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग प्रकार के टाइप्स दिख जाएंगे, मगर वैसे मेनली इसके टू टाइप्स होते हैं, एक इंडिविजुअल एक एक्वायर्ड। मतलब एक व्यक्तिगत और एक अर्जित। व्यक्तिगत मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत मतलब होता है कि जब हम लोग खुद से सीखते हैं, खुद से प्रयास करके, किस चीज़ का ट्रेनिंग करके, मतलब जब हम लोग खुद से सीखते हैं बिना किसी के द्वारा, तो उसको हम लोग व्यक्तिगत अधिगम कहते हैं। जैसे कि यहाँ अब देख रहे हैं दो बच्चे खुद से सर्च करके सीख रहे हैं। यहाँ ये बच्चा खुद से खेल के सीख रहा है, तो ये क्या है, इंडिविजुअल लर्निंग है। और एक्वायर लर्निंग मतलब देखिए, एक्वायर लर्निंग हम लोग किसी से सीखते हैं, जब जब हमें कोई सिखा रहा होता है, जब कोई हमें सिखा रहा होता है। जैसे स्कूल में टीचर्स बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं वो टीचर से नॉलेज एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इसलिए इसको एक्वायर लर्निंग कहा जाता है। तो लर्निंग दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत और एक अर्जित। यहाँ एक इस जो विद्वान है स्कॉलर्स है उनका एक प्रकार मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, ताकि आपको जो एक एग्जाम में आंसर, लॉन्ग आंसर में इसको ऐड करने में आपका जो पेजेस है वो बढ़ेंगे। तो जो डेविड ओसुवेल है उनके अनुसार अधिगम के जो प्रकार हैं वो चार प्रकार के हैं। पहला है अभिग्रहण अधिग्रहण अधिगम, यानी कि जो ग्रहण करते हैं दूसरे से। जब हम लोग कोई पढ़ाता है, कोई समझाता है, और उनसे जब हम लोग कुछ चीज़ सीखते हैं, या फिर कोई जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो जब हम लोग कुछ सिखाते हैं उनसे जो हम सीखते हैं, तो वो क्या होता है, ग्रहण अधिगम होता है। अभिग्रहण यानी कि हम लोग उससे उनसे लेते हैं। डिस्कवरी लर्निंग मतलब जो हम लोग खुद से खोज करके, खुद के मतलब खुद के क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि कभी कभी हम लोग को बहुत चीज़ ऐसा होता है जिससे हम लोग खुद से हम लोग को उसका आंसर निकालना होता है, तो ये सब चीज़ क्या होता है, डिस्कवरी लर्निंग में आ जाता है। रोट लर्निंग, रट कर अधिगम, यानी कि जब हम लोग रट्टा मार के पढ़ते हैं, रट्टा मार के कुछ चीज़ सीखते हैं। जैसे कि एक थ्री इडियट आप लोगों ने देखा, वहाँ एक आदमी था जो रट्टा मारता था। वो जब उसका जो एप्लीकेशन होता है उसमें स्पीच वाला जो पेपर में दो शब्द चेंज कर देने के बावजूद क्या, दो शब्द चेंज कर देने से उसका क्या होता है कि उसका वर्ड उसको पता नहीं होता उसका मीनिंग, और वो गलत वर्ड बोलते रहता है। बलात्कार, चमत्कार को बलात्कार बोलते रहता है, तो वो क्या उसे रोट लर्निंग हो रहता है। तो रोट लर्निंग का अधिगम एग्जाम्पल है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है, मीनिंगफुल लर्निंग वो होता है जैसे कि हम लोग अभी कुछ पढ़ रहे हैं, और वो हम लोग हल्का कुछ भी अभी नया चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का प्रीवियस जो नॉलेज है वो हम लोग का वहाँ पर काम करता है। जैसे कि अभी हम लोग 2 जोड़ 2 बराबर 4 पढ़ रहे हैं, तो यानी कि हम लोग 1 2 3 गिनती सीखे हैं। तो हम लोग का जो प्रीवियस नॉलेज है और अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, इन दोनों चीज़ को मिलाकर एक नया लर्निंग का निर्माण होता है, जिसको हम लोग मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। यानी कि ऐसे लर्निंग से कोई मीनिंग निकले, कोई नया मीनिंग निकले। तो प्रकार आप लोग समझ गए हैं। अब आइए हम इसके जो कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, इनको डिपेंड करता है, मतलब अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो पहला है व्यक्तिगत कारक है। जैसे कि व्यक्तिगत कारक में क्या क्या आ जाता है, हमारे जो आयु, वृद्धि, स्वास्थ्य, रुचि, प्रेरणा, भावना, ये सब चीज़ जो है व्यक्तिगत कारक से आता है। यानी जो व्यक्तिगत कारक के बाद हम लोग व्यक्तिगत कारक से हम लोग का जो व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो उससे जो लर्निंग होती है हम लोग को, वो क्या होता है, इन सब चीज़ व्यक्तिगत कारक से आती है, इंडिविजुअल फैक्टर्स कहलाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक में घर का वातावरण हो गया, आपका विद्यालय का वातावरण, समाज और संस्कृति का जो वातावरण है, ये सब चीज़ क्या होता है, पर्यावरण के कारण होता है। इसमें पर्यावरण हम आसपास जो देखते हैं विद्यालय में, समाज में, ये सब चीज़ हम लोग क्या होता है, उससे भी हम लोग का लर्निंग होती है। तो वो सब चीज़ क्या होता है, वो सब पर्यावरणीय कारक में आ जाते हैं। शिक्षक संबंधी कारक, टीचर्स रिलेटेड फैक्टर्स, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, उसका पढ़ाने का तरीका, उनका पढ़ाने की विधियाँ कौन कौन सी, ये सब चीज़ क्या है, शिक्षक संबंधी कारक में आ जाते हैं।
साइकोलॉजिकल कारक, अटेंशन, मेमोरी, प्रैक्टिस, ध्यान, स्मृति, अभ्यास, ये सब चीज़ जो साइकोलॉजी, जब मन का अध्ययन करके हम लर्निंग करते हैं, दूसरों के मन का अध्ययन करके व्यवहार कर लर्निंग करते हैं, तो वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाता है। फिजिकल फैक्टर यानी कि प्रकाश, वायु, बैठने की व्यवस्था, ये सब क्या आता है, फिजिकल फैक्टर्स में आता है, भौतिक कारक में आता है। मतलब भौतिक चीज़ों के द्वारा जब हम लोग के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक कारक कहते हैं। अब वही इसका प्रकार भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं जो लर्निंग का जो सिद्धांत है वो कुछ 4-5 जो विद्वान है उन्होंने दिया है, जो लर्निंग का सिद्धांत है मैंने वो प्रूव करके दिखाया है कि इस तरह से सीखा जा सकता है बोलकर। तो इसको जब हम लोग प्रूव कर देते हैं, तो जब किसी बात को हम लोग प्रूव कर देते हैं तब उसको हम लोग सिद्धांत कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो सीखने का अधिगम का जो सिद्धांत है वो कौन कौन दिए हैं। सबसे पहला ये थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल का सिद्धांत में उन्होंने बताया कि एक बिल्ली को पजल टाइप से पिंजरे में बंद करके उसके बाहर एक भोजन रख देता है पिंजरे के बाहर। तो जब बिल्ली ये खुद से खोल करके दरवाजा बाहर आती है तो उससे वो ये साबित बताना चाहता है कि जो जीव होता है वो गलती करता है, फिर सीखता है, फिर गलती करता है, फिर सीखता है। इस प्रकार से उसका लर्निंग होती है। देखिए, जिस व्यक्ति कई बार प्रयास करता है, गलती करता है और अंत में सही हल प्राप्त कर देता है। तो उन्होंने बताया कि बार बार गलती से सीखता है और लास्ट में हल प्राप्त कर लेता है। पाब्लो का शास्त्र अनुबंधन सिद्धांत, इसमें क्या होता है, जो कुत्ता, इसमें सत्य बोधता के आधार पर होती है लर्निंग। जैसे घंटी बजाने से कुत्ता का लाट होता है, इससे वो व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे कुत्ता को इसमें क्या किया, इसने भी कुत्ता को पिंजरे में बंद कर दिया और उसमें मतलब घंटी बजने पर खाना आती थी, भोजन मिलता था कुत्ता को, और कुत्ता भोजन को देखकर लाट टपकाता था। बार बार ये चीज़ करते गया, फिर एक टाइम घंटी बजाया लेकिन खाना नहीं लाया, फिर भी उसका मुंह में ला रहा है। ये क्या हुआ, उसका व्यवहार में परिवर्तन हो गया, इसीलिए वैसा हुआ। इसीलिए सत्य बोधता के आधार पर वो जिस प्रकार का हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, आदत देंगे, उसी प्रकार का उसको लर्निंग होगा। स्किनर का संचालन अनुबंध सिद्धांत, इसमें क्या होता है, पुरस्कार और दंड के माध्यम से नैतिक किया जाता है। जैसे कि जो स्किनर था वो चूहा को एक पिंजरे में बंद कर दिया, जब वो नहीं जाता था भोजन के पास लीवर को दबाने, तब उसको करंट दिया जाता था, यानी कि उसे दंड दिया जाता था। और जब वो लीवर को दबाता था तो उसको भोजन मिलता था। इससे क्या होता था कि उसको मतलब पुरस्कार और दंड के द्वारा, इसमें स्किनर ने बताया पुरस्कार और दंड के द्वारा जीव को, किसी भी जीव में लर्निंग लाया जा सकता है, लर्निंग किया जा सकता है। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसमें कोहलर ने एक सुल्तान नामक चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके आसपास 2-4 बॉक्स और एक दो छड़ियाँ रख दी। फिर चिंपांजी आसपास देख के उसे खुद से सूझ से अपने मन के मतलब सोच समझ से ही उसने फल को प्राप्त कर लेता है। तो इससे जो कोहलर है वो ये बताना चाहते हैं कि जो जीव होता है उसके अंदर जब प्रॉब्लम होता है तो अचानक से समझ में आता है, उसको सूझ आता है अपने आप में और वो उसे हल कर लेता है। तो इस प्रकार से भी वो सीख लेता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अधिगम बच्चों के मानसिक विकास की अवस्थाओं के अनुसार होता है। जो पियाजे होते हैं, जिन पियाजे हैं, वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देते हैं। उन्हें बताते हैं कि जो बच्चों का मानसिक विकास की अवस्थाएं के अनुसार होता है, अधिगम जो होता है वो जो मानसिक विकास होता है, जैसे जैसे उनका मानसिक में वृद्धि होती है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है, उस प्रकार से उन लोगों का अधिगम धीरे धीरे होते रहता है। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर अनुकरण करके सीखता है। जो बंडूरा है वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है दूसरों का व्यवहार को से ही सीखता है और जो व्यवहार से जो खुद में परिवर्तन लाता है उसी को बंडूरा ने क्या कहा है, अधिगम कहा है। अब आइए हम लोग इसके महत्व को समझेंगे, इसके जो क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम लोग लर्निंग करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हम लोग का पर्सनालिटी अच्छा होगा। जैसे कि किसी पढ़े लिखे लोग को सामने रख दीजिए और बिना पढ़े लिखे लोग को सामने रख दीजिए, आप देख के समझ सकते हैं कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन नहीं पढ़ा लिखा है। तो क्या होता है, उससे हम लोग को पर्सनालिटी में वृद्धि होती है, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दूसरा, सामाजिक विकास। जाहिर सी बात है, जब आप विभिन्न तरह का आपको लर्निंग हो जाएगा तो आप समाज को समझने लगेंगे, समाज के लोगों को समझने लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको सामाजिक विकास होगा, आपके अंदर इकोनॉमिक विकास। जब आपको लर्निंग हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, तो आपका क्या होगा, आप उस फील्ड में काम करके आप पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आर्थिक उन्नति भी होगी। मोरल एजुकेशन डेवलपमेंट, नैतिक और सांस्कृतिक विकास।
जैसे लर्निंग होती है, लर्निंग होगी आपके अंदर तो आप क्या है, बड़ों का इज्जत करना सीखेंगे, बड़ों को इज्जत देंगे, जो भी आपके सीनियर्स हो गए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, ये सब चीज़ बोलेंगे, तो ये सब क्या है, आपका नैतिक विकास हो रहा है, मोरल जो एजुकेशन है इसमें आपका डेवलप हो रहा है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव डेवलपमेंट, रचनात्मक का विकास, यानी कि जो आपके लर्निंग होगी, लर्निंग होने के बाद आप अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें सीखेंगे, अलग अलग जगह जाके अलग अलग लोगों से मिलेंगे। उसमें क्या होगा कि जब आप कुछ चीज़ बनाएंगे या फिर कुछ चीज़ में आप काम करेंगे तो उसमें आपका जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, हमारे रचनात्मक में विकास होती है, आत्मविश्वास में, इसके बाद है आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। जब हम लोग को नॉलेज होगा तो हम लोग कभी भी कहीं जाने में डरेंगे नहीं और किसी भी के सामने जाके खड़ा होकर बोल सकते हैं, स्टेज में कहीं भी बोल सकते हैं, 100 लोग 1000 लोग के बीच में भी बोल सकते हैं, एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग का आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। अनुकूलनशीलता का विकास, एडेप्टेबिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग बहुत जल्दी समझ सकते हैं। अगर आप लर्निंग आपका अच्छा है, अगर आप लर्निंग बहुत सारा चीज़ का कर चुके हैं, अगर आपको कहीं नया चीज़ अगर बताया जाए तो उससे रिलेटेड आपका जो प्रीवियस नॉलेज में लर्निंग हुई है उस पर अगर आपका नॉलेज है तो आप उस चीज़ को जल्दी से पकड़ पाएंगे, जल्दी से समझ पाएंगे। तो क्या होता है, हमारा हमारे अंदर एडेप्टेबिलिटी का जो डेवलपमेंट होता है, अनुकूलनशीलता का विकास करता है। इसके बाद सोच का विकास करता है, आलोचा आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। हम लोग का जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है उस ये भी हम इससे डेवलप होता है हमारे अंदर। संज्ञानात्मक विकास, और जो लर्निंग होता है उससे हम लोग का क्या, सब तरफ से हम लोग का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, मतलब मानसिक विकास हो गया आपका, नैतिक विकास हो गया, बुद्धि का विकास हो गया, तार्किक विकास हो गया, ये सब चीज़ होता है, इसलिए इसे एक संगठनात्मक विकास कहते हैं, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है इससे हम लोग का अधिगम करने से। इसके बाद हम लोग का क्या है, अपॉर्चुनिटी बिल्ड होता है, मतलब अवसर निर्माण बढ़ जाता है। अगर आपको लर्निंग है, अगर आप किसी फील्ड में अच्छे से लर्निंग किए हैं तो आप उस फील्ड में क्या होगा, आपको जॉब करने का जो अवसर बढ़ जाता है। तो इसका महत्व है, ये था इसका महत्व 10 है। आप इसको दो दो लाइन एक्सप्लेन करके खुद से लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग इसका निष्कर्ष लिखते हैं। देखिए जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें निष्कर्ष लिखना आपको बहुत जरूरी है, चाहे आप 2 लाइन लिखिए, खुद से लिखिए, लेकिन लिखिए, निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है। तो उसमें बहुत ईजी होता है निष्कर्ष लिखना कि इन चीज़ों से हम लोग क्या सीखें, बस वो लिखना है 2 लाइन आपको। तो आइए हम लोग जो अधिगम पढ़े हैं उसमें जो निष्कर्ष है उसमें हम लोग क्या सीखे। अधिगम मानव जीवन का मूलभूत आवश्यकता है, बिना अधिगम के ना तो ज्ञान संभव है, ना ही सभ्यता और ना ही संस्कृति। तो अधिगम क्या है, मूलभूत आवश्यकता। मूलभूत आवश्यकता मतलब जैसे हम लोग का रोटी कपड़ा मकान वो सब हुआ, उसी प्रकार लर्निंग भी हम लोग का बहुत जरूरी है। लर्निंग के बिना ना तो हम लोग ज्ञान संभव है, ना ही संस्कृति, ना ही सभ्यता। मतलब अगर हम लोग लर्निंग नहीं है तो हम लोग को ना किसी चीज़ का नॉलेज होगा, ना हम लोग का जो संस्कृति है, होता है ना संस्कृति अपने अपने धर्म में जात में, वो सब भी ना बढ़े, उस समय भी वृद्धि नहीं होगा। और हम लोग का जो सभ्यता होता है, सभ्यता मतलब वो सब भी नहीं वृद्धि होगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा है, अगर वो लोग भी आज कुछ सीखे नहीं रहते तो उनके जो मतलब हम लोग को अंश मिला है उस टाइम का, उस सब चीज़ से हम लोग को भी अभी सीखने मिल रहा है। तो क्या होता है, अगर लर्निंग नहीं होगा तो ना आपको ज्ञान होगा, ना आपका संस्कृति में डेवलप होगा, ना आपका सभ्यता में वृद्धि होगा। ये केवल जानकारी अर्जित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य, कौशल, व्यक्तित्व का भी आकार देता है। क्या बोल रहा है, ये सिर्फ ज्ञान अर्जित नहीं करवाता है, बस हम लोग नॉलेज ही नहीं देता है, बल्कि हम लोग का जो दृष्टिकोण है, यानी कि हम लोग का देखने का नजरिया है, वैल्यू है उन चीज़ों को, और हम लोग का स्किल्स है, कौशल है, और व्यक्तित्व को भी आकार देता है, हम लोग जो पर्सनालिटी है उसको भी डेवलप करता है। अतः कहा जा सकता है, इसलिए कहा जा सकता है अधिगम जीवन की आत्मा है। ये मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान, संस्कृति से असंस्कृति से संस्कृति और असमझ से समझ की ओर ले जाता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो ज्ञान है ये मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान, असंस्कृति से संस्कृति और असमझ से समझ ला सकता है। यानी कि जो अनपढ़ है, मतलब अनपढ़ है, इसको ज्ञान नहीं है, उसको भी ज्ञानी बना सकता है। जिसके पास संस्कृति का नॉलेज नहीं है उसको भी संस्कृति का नॉलेज दिला सकता है। और जो असमर्थ है, यानी कि जो कैपेबल नहीं है, उन्हें भी समर्थ बना सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि यहाँ हम लोग का जो अधिगम है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा या फिर आप मुझसे और भी पढ़ना चाहते हैं बीएड के जो टॉपिक्स है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि